चलिए नतीजों पर फिलहाल फोकस करेंगे और प्रेस्टीज एस्टेट्स की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। कंपनी की मार्जिन और बुकिंग्स अच्छी रही है, जबकि आय में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के चेयरमैन और एमडी इरफान रजाक। इरफान सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि नतीजों में थोड़ी सी जो प्रेशर है एबिडा के फ्रंट पर या फिर आय में, वो क्यों है? और ये बताइए कि आपके जो सभी सेगमेंट से जो रेवेन्यूज हैं उसका जरा ब्रेकअप शेयर कीजिए हमसे। अभी एक तो अच्छी बात है कि हमने जो इस क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स हमने अचीव की है 2111 करोड़। तो हम बहुत संतुष्ट हैं इससे और हमारी टीम इसमें बहुत मेहनत की है इस नंबर को अचीव करने के लिए। अभी मार्जिन्स अभी सेगमेंट वाइज हम करेंगे तो एबिटा मार्जिन रेसिडेंशियल का तो बड़ा है, घटा नहीं है। जिधर आपको कमी नजर आ रही है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जिधर वो हमारे कंसोलिडेशन में हमारे नंबर्स को थोड़ा नीचे खींच ली है। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी एक और 2-3 क्वार्टर लगेगा उसको रिकवर करने के लिए। करंटली हम कुछ 50% में है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब आगे जाके मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हॉस्पिटैलिटी भी 100% से ऊपर ही जाना चाहिए, अगरचे कोई नया कोई लॉकडाउन नहीं हो या नया कोई बंदिश नहीं हो। मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कुछ रिवेंज फंक्शंस, वेडिंग्स और ट्रैवल भी होगा और दिस विल रेक अप आवर रेवेन्यू को इसमें भी विल गो बैक टू द 2019 लेवल्स, मे बी मोर देन दैट। तो ये सिचुएशन है आज। और ऑफिस इज स्टेबल, रिटेल इज स्टेबल एंड इसमें कोई हमें नुकसान नहीं हुआ है। तो जिधर थोड़ा घटाई हमारे हिस्से में आई है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आई है। इरफान सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, आपकी जो मार्जिन है वो आप उसको मेंटेन करने में आप कामयाब रहे हैं, लेकिन अगर इस क्वार्टर की हम बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस का एक प्रेशर था अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये आपको कैसे इंपैक्ट करेंगे आपके डिमांड को, और गोइंग फॉरवर्ड आपका आउटलुक क्या है अपनी सेल्स को लेकर? अभी तो देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर हमारा सेल्स बढ़ रहा है। तो इस क्वार्टर में 2111 करोड़ जो सेल हुआ है वो सबसे हाईएस्ट सेल हुआ है कंपनी के हिस्ट्री में इन अ क्वार्टर। बट इस पे लेके हम इस पे बैठेंगे नहीं। तो अगले क्वार्टर में जो करंट क्वार्टर है हम उसको भी बढ़ाएंगे, उससे भी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि एक ट्रैक्शन है, नए लॉन्चेस हुए हैं और हमारे प्रेस्टीज सिटी जो बेंगलोर में लॉन्च हुआ है अच्छा रिस्पांस मिला है। देन मुंबई में हमारे एक 2-3 प्रोजेक्ट का लॉन्च होने वाला है, उधर भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, अच्छी डिमांड आएगी। और हैदराबाद में एक नया प्रोजेक्ट तैयार है, तो रेरा नंबर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उधर से भी अच्छे नंबर्स आएंगे। कुल मिला के करंट क्वार्टर में भी बिक्री अच्छी होगी और इससे जो 2100 को हम बीट करेंगे, पक्का बीट करेंगे। अब इसको लेके आप मार्जिन्स की बात किए और जो कमोडिटी प्राइसेस की बात की आपने, अब एकदम सही है। हर कमोडिटी इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, लेबर से लेके स्टील, सीमेंट और कई कमोडिटीज जो कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, हर एक कमोडिटी 25 से 30% की बढ़त हो गई है। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। हमें भी इसका कोई उपाय लेना चाहिए। इसमें भी हमें सोच है कि भाई इसको कैसे संभाले, और अगरचे हम भाव एकदम बढ़ा देंगे तो बिक्री भी कम हो जाएगी, कस्टमर का अफोर्डेबिलिटी बैरियर ब्रेक हो जाएगा। इसको हमें बैलेंस करना है, इसको ठीक से। थोड़ा सा तो भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसको अब सारा इम्पैक्ट हम खुद ले नहीं सकते, कंपनी का भी बॉटम लाइन हमें सोचना है। और अगरचे इस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा लगा, ये वजह क्या है, जो रेडी स्टॉक था वो बिक्री हुआ है, अच्छे भाव में बिका है, तो हमें मार्जिन मिल गया है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक को अभी हमें जो संभालना है, जो भी बैलेंस स्टॉक है उसका भाव बढ़ेगा ही थोड़ा सा, टू टेक द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस। जो कमोडिटी प्राइस जो बढ़ गया उसका इम्पैक्ट सुलझाने के लिए हमें थोड़ा प्राइसिंग को तो करेक्शन करना पड़ेगा। इतना नहीं करना कि कस्टमर को फील हो,
इसको ऐसा धीरे से करना पड़ेगा कि अगर आगे जाके यही ट्रेंड है तो कस्टमर को ज्यादा ही भाव देना पड़ेगा, और जिसको अभी खरीदना है दिस इज द राइट टाइम आई वुड से। और अगरचे आज बिक्री अच्छी है, इसके दो कारण है। एक तो रेरा है, तो कस्टमर को एक कंफर्ट है, कंफर्ट जोन है कि भी हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, टाइम से मिलेगा, और रिकोर्स है रेरा का। और दूसरा ऐप पे है। ये दो कॉम्बिनेशंस और अच्छे लोकेशन है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसमें बिक्री अच्छी हो रही है। और आगे जाके मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, और इसका एक साल तो यही ट्रेंड चलेगा, फिर देखेंगे क्या होता है, क्या एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे। तो अभी हालत के हमारा सब पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी लेके एक कंपनी एक अच्छी नई बढ़त में जाएगी और नई स्केल पे जाएगी। इरफान जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सर मुबारक, अच्छे नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने, पर मैं जानना चाहूँगी कि प्रेस्टीज एस्टेट सदर्न मार्केट्स में एक डोमिनेंट प्लेयर है। कई समय से कंपनीज नॉर्दर्न इंडिया में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। अभी पिछले ही आंसर में आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, जिस तरीके से डिमांड देखने को मिली है बैंगलोर और बाकी सारे स्टेट्स में। कितने साल में हम देख सकते हैं कि प्रेस्टीज स्टेट्स नॉर्दर्न इंडिया में भी एक डोमिनेंट प्लेयर बन सके, और वहाँ की अगर कुछ प्रोडक्ट पाइपलाइन है तो उसको भी आप हाईलाइट करिए हमारे दर्शकों के लिए। अभी एक तो हमें खुशी है कि एक हमने सदर्न मार्केट में एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की है, डिलीवरी की है कस्टमर को। ये जो डिलीवरी हमने की है, इस डिलीवरी का कारण है कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस है। अभी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में विच इज मुंबई में हम कई प्रोजेक्ट अब टाई अप किए हैं, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। इसका मुझे उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसका रिस्पांस भी अच्छा आएगा। और नॉर्दर्न इंडिया में हमने अभी नोएडा में प्रोजेक्ट रेडी किया है, अब जस्ट अप्रूवल के लिए इंतजार है। जस्ट अप्रूवल जैसे आ गया उसको रेरा लॉग इन करके उसका भी लॉन्च होगा, और कई अच्छा इंटरेस्ट है। लॉट ऑफ कस्टमर्स, कई कस्टमर हमें पूछ रहे हैं जब कब लॉन्च होगा। एक ट्रैक्शन बिल्डअप हुआ है, एंड मुझे उम्मीद है कि नॉर्दर्न इंडिया में भी बिक्री होगी। बट ये सिर्फ बिक्री करने का कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूशन इज द चैलेंज। ना एग्जीक्यूशन के लिए हमने अच्छी सी टीम तैयार की है, और अच्छे से इसको ठीक से एग्जीक्यूट करके डिलीवर करने का हमारा मतलब है, और इसके लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। और अगरचे यही 3-5 साल में हमने 2-3 प्रोजेक्ट हमने मुंबई में, नोएडा में, एनसीआर में हमने लॉन्च करके इसको डिलीवर कर दिया, तो विल बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। एंड देन आपका जो प्रश्न है हाउ वी कैन बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर, इसी तरह से डोमिनेंट प्लेयर हम बन सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट डिलीवरी। अगरचे हम ठीक से डिलीवरी नहीं देंगे तो कष्ट है, मगर अगर से हमने एग्जीक्यूशन ठीक से की है, अगर से कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमने लाया है, तो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो यही कोशिश है हमारी टीम की, और हम सफल रहेंगे। इरफान जी एक और क्वेश्चन मेरा है आपसे कि अभी जिस तरीके से आपने बोला कि धीरे से प्राइस हाइक्स देने पड़ेंगे, पर हम कमोडिटी प्राइसेस में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़े से करेक्शन आए हैं। होपफुली ये राहत की बात भी होगी आपकी कंपनी के लिए, पर आगे चल के जिस तरीके से आप प्राइस बढ़ाएंगे, साथ ही आपके रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट में उम्मीद है कि थोड़ी सी कमी हो, और कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा है, प्रोडक्ट पाइपलाइन भी है, आगे चल के कोई सेल्स टारगेट या फिर कोई मार्जिन गाइडेंस आप दे पाएंगे? अभी देखिए, सेल्स टारगेट देने से उम्मीद मेरे को बढ़ाने का नहीं है। सेल्स इतना ही कहूंगा कि इस क्वार्टर में हमने जो सेल्स की है, अगले क्वार्टर में जो करंट क्वार्टर है, अंडर जो दिसंबर क्वार्टर, जो अक्टूबर क्वार्टर से अच्छा, सितंबर क्वार्टर से अच्छा ही होगा, उससे बढ़त होगी। अभी क्योंकि हमारी पाइपलाइन, लॉन्च पाइपलाइन काफी बड़ी है,
और कई नए प्रोजेक्ट्स कई शहरों में तैयार हो रहे हैं, सैंक्शन हो रहे हैं। रेरा नंबर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लॉन्चेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएंगे तो कंपनी के नंबर्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। और मार्केट भी अच्छा है, बिक्री अच्छी है, लोग खरीद रहे हैं। तो इस इन्वायरमेंट में हमें कोई डर नहीं है कि हमारा जो सेल्स है घटेगा, सेल्स बढ़ेगा ही। एक और चीज है, जो इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है, आई एम श्योर कि इतने लोग हैं कि आपको वो अब काफी मदद कर रहे होंगे। आपसे सर ये समझना चाहेंगे कि आपकी जो किस सेगमेंट से ज्यादा डिमांड आ रही है और किस टिकट साइज पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं? हाँ, अभी जिधर बिक्री है, अभी वी डन एन एनालिसिस हमने की है कि लग्जरी मार्केट तो नीश मार्केट है। लग्जरी तो बिक्री है बट वो कई छोटे नंबर्स हैं उसके। मैक्सिमम नंबर जो है मिड मार्केट होगा। मिड मार्केट 30 लाख से 1 करोड़ तक तो मैक्सिमम बिक्री होती है। ऑलमोस्ट 60% परसेंटेज पॉइंट्स में बिक्री है, 60%। और उसके बाद बिटवीन 1 and 2 करोड़ आपको एक 25% होगा। बाकी का जो उसके ऊपर 2 करोड़ के ऊपर है, विल बी द बैलेंस। तो दिस इज द ब्रेकअप। और इस ब्रेकअप के हिसाब से आपको नजर आता है कि 1 करोड़ तक तो अच्छी बिक्री होगी, और 1 करोड़ से 3 करोड़ या 1 करोड़ से 2 करोड़ फिर दूसरा है। ऑफ कोर्स मुंबई में करेंगे, मुंबई के नंबर्स अलग ही होंगे, बिकॉज मुंबई के नंबर्स अगरचे मैं सबर्ब्स में जाऊंगा वो तो मिनिमम 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़, फिर उसके बाद 3 करोड़, फिर 5 करोड़, तो मुंबई के नंबर्स अलग ही होंगे। बट हैदराबाद है, चेन्नई है, बैंगलोर है, तो 1 करोड़ तक तो अच्छा अट्रैक्शन है। इरफान सर, एक आखिरी सवाल। आपकी साउथ इंडिया में बहुत अच्छी प्रेजेंस है और वो सिटीज़ जहां पर आईटी का ज़्यादा प्रेजेंस है वहां पर आप मौजूद हैं। हमने देखा है कि कोविड के बाद जैसे जैसे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, दफ्तर भी खुल रहे हैं, ये बताइए कि आपकी कमर्शियल जो डिमांड है वो किस तरह से निकल कर आ रही है और आगे आप किस तरह के ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? अभी काफी अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि अब ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम से लोग कभी कई सवाल ये पूछ रहे हैं कि भी आपके ऑफिस का क्या हाल होगा, ऑफिस का ऑफटेक होगा। अभी ऑफिस का अब्जॉर्प्शन इस साल भी बैंगलोर में 9 मिलियन स्क्वायर फीट हुआ है, और हैदराबाद में भी काफी अच्छा हुआ है, चेन्नई में थोड़ा कम है। बट ओवरऑल हम देखेंगे कि ऑफिस का डिमांड, जो आरएफपीज फ्लोट हो रहे हैं, एक के बाद एक नए नए आरएफपीज आ रहे हैं। सारे क्लाइंट्स अभी कैंपस कैंपस के लिए देख रहे हैं। अब इफ यू आस्क मी, अब कितना माल हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इफ यू राइट नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 19 मिलियन स्क्वायर फीट। और इस 19 मिलियन स्क्वायर फीट के लिए हम कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। आई बिलीव दैट जैसे माल तैयार हो जाएगा, इसका टेनेंट भी रेडी रहेगा। और जो करंट रेडी प्रोडक्ट है उसमें हमारी वैकेंसी लेवल करीब 5% है, विच इज नॉट रियली मेजर। तो हमारे जो ऑफिस पार्क्स हैं सारे ए ग्रेड ऑफिस पार्क्स हैं, और हमारा यही एक फोकस है कि ये भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी उसको कैसे हम उसको अपग्रेड करें, उसको कैसे हम बनाएंगे कि ऑफिस 2.0 लेवल कैसे ले जाएंगे। क्योंकि आज ऑफिस सिर्फ किराए पे देने की बात नहीं है। ऑफिस को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये भी एक हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट है। वी हैव टू गिव द ऑक्यूपायर द कस्टमर डिलाइट, वी हैव टू बैक देम अप विद द राइट टाइप ऑफ सर्विस। अगरचे हम ठीक से सर्विस देंगे, उसको ठीक से संभालेंगे और कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे, तो ऑफिस का भी बहुत हमें उम्मीद है कि इसमें बढ़त होगी। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए, कंपनी के नतीजों पर और हमसे आगे की आउटलुक के बारे में भी ये सारी पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
चलिए, प्रेस्टीज स्टेट, आपने मैनेजमेंट को सुना, बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, पर आइए अब स्टॉक पे भी नजरिया जान लेते हैं। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक बता रहे हैं, कंपनी के नतीजे भी अच्छे रहे हैं मार्जिन फ्रंट पे। इस स्टॉक पे आप किस तरीके के लेवल्स देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के करीब ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर आगे के लिए आप क्या लेवल सुझाएंगे?